माल कैसे और कहां फरोख्त करूंगा? जी मुश्किल तो बहुत हो गई। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा इलाका पानी से भर गया है। सर्द लहरें भी शुरू हैं। मेरे बेटे भीम, तुम जलाने के लिए कुछ लाए हो। जल्दी ले आओ, क्योंकि आज जलाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा। सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। जी जी हरिया चाचा, ले आया हूं आपका माल। पर बेटा, आज मेरे पास इनकी कीमत देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही मेरे बच्चे मुझे खर्चा भेजेंगे, मैं तुम्हें इसकी उजरत अदा कर दूंगा। कोई बात नहीं हरिया जी, जब भी मिले मुझे तभी अदा कर देना। बेटा, तुम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हरिया चाचा। आप भी सलामत रहें और ऐसे ही हमें दुआएं देते रहें। अच्छा, मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैंने अभी और गाहकों को भी लकड़ियां पहुंचानी हैं। बीरजू काका, बीरजू काका, आप अंदर हैं क्या? आपकी लकड़ियां लेकर आया हूं। जी जी आया। अभी रुको जरा। ये लें जी आपका सामान। आज जरा जरूरत ज्यादा है, तो इसलिए पहले से ज्यादा लकड़ियां देना मुझे। कोई बात नहीं, अभी ले लें। ये लो काका, आपकी इजाफी लकड़ियां भी। ये लो इसकी रकम। और कल के लिए मजीद ज्यादा माल चाहिए, क्योंकि इस मरतबा सर्दी में इजाफा हो रहा है, तो मैं पहले ही जमा करके रखना चाहता हूं, ताकि आगे चलकर कोई मसला न बने। भीम सारा माल गाहकों तक पहुंचाने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाता है और रिश्ते में ही आंधी शुरू हो जाती है। ए ऊपर वाले, आंधी तो बढ़ती जा रही है। मैं फौरी से पहले घर पहुंचता हूं। अगर सर्दी लग गई तो कहीं नमूनिया ही ना हो जाए। ए ऊपर वाले, जैसे तैसे कर कि बस घर पहुंच जाऊं तो इस सर्दी से बचत हो जाएगी। ए ऊपर वाले, भीम किधर चले गए? इतनी शदीद आंधी शुरू है, अभी तक घर पहुंचे नहीं। मैंने कितनी मरतबा इसरार किया है कि घर वक्त पे आ जाया करें। सर्दी का मौसम है, पर वो मेरा कहना मानते ही कहाँ हैं। आशा, मेरी बात सुनो। शुक्र है आप घर पहुंच गए। मैंने कितनी मरतबा समझाया है कि सर्दी के मौसम में रात होने से पहले घर पहुंच जाया करो। सर्दी के मौसम में तेज आंधी शुरू हो जाती है। अब आराम से आग के करीब आए, मैं खाना लगा देती हूँ। भीम का सारा खानदान रात को खाना खाने के बाद सुकून की नींद सो जाता है। हर कोई सर्दी से बचने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करके सो रहा था, जिसमें ज्यादातर लोग आग की मदद ले रहे थे। ठंडी लहरों का साया पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिए हुए था। सर्दी की इतनी शदीद लहर ज्यादातर पुआ माह के दिनों में ही होती थी। आशा, बात सुनो जरा, मुझे चाय पका कर दे दो। मैं पीकर फिर अपने काम पे निकलता हूं। आई बस। ये लीजिए, आपकी चाय आ गई। अच्छा आशा, अब मैं चलता हूं। भीम घर से चल पड़ता है। ए ऊपर वाले, बाहर तो बहुत सर्दी है। फौरी जंगल की तरफ चला जाता हूं, ताकि फिर रात से पहले घर पहुंच जाऊं। आज इलाके में सख्त कोहरा छाया हुआ था। हर कोई आग जलाकर इससे गर्माइश ले रहा था।
भीम नहर से गुजरकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। भीम भैया जंगल से लकड़ियां काटने जा रहे हो? हाँ भैया, लकड़ियां ही काटने जा रहा हूँ। इस मर्तबा सुनने में आ रहा है कि बहुत सख्त सर्दी होने वाली है। मौसमी पेशगोई ये बता रही है कि इस मर्तबा सर्दी पहले से कहीं बढ़कर होगी। इसलिए सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए पहले से ही इंतजाम कर लो, और इस सर्दी में बारिश हो गई तो सारे कारोबार ही बंद हो जाएंगे। क्या तुम वाकई ही सच कह रहे हो? इस तरह तो सबसे पहले मेरा ही कारोबार बंद होगा। मुझे अपने काम पर पहुंचना है। इसके फौरी बाद भीम जंगल को निकल जाता है। जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें सारे इलाके में घूमकर फरोख्त कर देता है। इस इलाके में लखन नामी एक और शख्स भी था, जिसका काम भी लकड़ियों का ही था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर इकट्ठी करके इलाके में फरोख्त किया करता था। लखन बहुत ही चालाक इंसान था। इलाके वालों को लकड़ियां महंगे दामों फरोख्त किया करता था। लखन ने जंगल से बहुत सारा माल लकड़ियां काट कर जमा कर रखी था। अरे ये आप किस काम में लग गए हैं? इतनी ज्यादा लकड़ियां क्यों इकट्ठी करते जा रहे हैं? इसे इलाके में जाकर फरोख्त क्यों नहीं करते? पमी, तुम बस इंतजार करो। थोड़े दिनों में ही बारिश शुरू होने वाली है और आसपास की सारी लकड़ियां भी खराब हो जाएंगी और जलाने के काबिल नहीं रहेंगी। बस इसी वक्त का इंतजार है। इस मजबूरी में कोग मुझसे ही लकड़ियां खरीदेंगे तो इस वक्त पूरी तरह कमाना है। इस वक्त ये सारा माल डबल कीमत पे फरोख्त होगा, क्योंकि इस वक्त इलाके में और किसी के पास भी खुशक लकड़ियां नहीं होगी। लेकिन लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना ये तो मुनासिब बात नहीं है ना? तुम मुझे मत समझाओ। ठीक किया है और गलत किया है। लखन अपनी बीवी को अपने सामने ही झटक देता है और लालच में डूबकर स्वार्थी हो जाता है और बारिश के होने का इंतजार करने लगता है, जबकि भीम अपनी जमा की हुई लकड़ियों को इलाके में फरोख्त करके वापस घर पहुंच जाता है। रात के वक्त मौसम खराब हो जाता है। बिजली चमकने और गरजने लगती है। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज से भीम डर जाता है। बहुत हिम्मत करके दरवाजे के पास पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि बारिश की शिद्दत तो बहुत ज्यादा है। बारिश तो बहुत तेज है। इलाके के लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि इस मरतबा सर्दी की शिद्दत बहुत सख्त होगी और बारिश की भी पेशगोई थी, लेकिन आज ही बारिश हो जाएगी। ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। बारिश के पानी से जंगल की सारी लकड़ी गीली हो जाएंगी और जलाने के काबिल नहीं रहेंगी। आशा, मेरी बात सुनो जरा। जी आई जी। जी बोलिए, क्या बात है? तुमने गौर किया आशा, बारिश कितनी बढ़ गई है? इतनी मूसलाधार बारिश आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। अब चलो अंदर आ जाओ, सर्दी बहुत ज्यादा है, वरना ठंड लग जाएगी। ये बातें तो आप अंदर आकर भी कर सकते हैं। मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि जंगल की लकड़ी सारी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी इस बारिश की वजह से। आप परेशान मत हो, सर्दी के शुरू की बारिश ज्यादा देर नहीं चलती, जल्द ही रुक जाएगी। इस गुफ्तगू के बाद वो दोनों बिस्तर ओढ़कर सो जाते हैं। रात गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहा और सुबह होने तक बादल गरजते रहे और बारिश भी 1 मिनट के लिए भी ना रुकी। अब मैं माल कैसे और कहां फरोख्त करूंगा? जी मुश्किल तो बहुत हो गई। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा इलाका पानी से भर गया है। सर्द लहरें भी शुरू हैं। आप यहाँ ना खड़े हों, अंदर चलते हैं और आग जलाकर बैठते हैं। आग जलाने से कमरे में कुछ तो गर्माइश हुई, लेकिन मसलसल बारिश की वजह से सर्दी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी और इस मसलसल बारिश से अब पूरा इलाका परेशान हो गया था। ए ऊपर वाले, अब तो जलाने के लिए भी सब खत्म होता जा रहा है, लेकिन बारिश है कि रुक ही नहीं रही। आशा की इसी बात के फौरन बाद बारिश रुक जाती है। आशा, शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी दुआ सुन ली। बारिश रुक गई है। जी बिल्कुल, बारिश तो रुक गई है, लेकिन लकड़ियां कैसे लेकर आएंगे? जंगल में तो सब गीला हो चुका होगा। लेकिन एक हल है कि चाची सकू से जलाने के लिए कुछ लकड़ियां उधार मांग लेते हैं। कुछ दिन निकल जाएंगे, क्योंकि आग के बगैर इस सर्दी को गुजारना बहुत मुश्किल है। चाची सको, ओ चाची, घर में हो क्या? जी मेरी बेटी, बोलो कैसे आना हुआ, और वो भी इतनी सख्त सर्दी में।
बारिश की वजह से मौसम ज्यादा सर्द हो गया और हमने अपनी सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर ली। मुझे अब जलाने के कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। थोड़ी सी लकड़ियां दे दें? मेरी बेटी, तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी दइये देती हूँ। ये लो मेरी बेटी, मेरे पास बस यही लकड़ियां बची थीं। धुंध का मौसम है, धूप निकल नहीं रही, तो फिलहाल इतनी ही इस्तेमाल के काबिल हैं। तुम इतनी से ही गुजारा करो। ठीक है चाची, लेकिन इनके कितने पैसे बनेंगे? मुझे इतनी सी लकड़ियों के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। काफी मर्तबा भीम मुझे बगैर पैसों के भी लकड़ियां देकर जाता है। अब अगर मैं तुमसे पैसे लूंगी तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। तुम बगैर पैसों के ही ले जाओ। ठीक है चाची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा को जलाने के लिए जो भी जितना भी मिला वो लेकर घर को चल दी, लेकिन रास्ते में दोबारा जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले कुछ तो रहम करो। एक सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये बारिश। लगता है मैं जिंदा घर नहीं पहुंच पाऊंगी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं, तभी इस बारिश से जान छूटेगी। आशा, तुम तो सारी गीली हो गई हो। फौरी अपने कपड़े तब्दील करो वरना सर्दी लग जाएंगी। आशा गीले कपड़े तब्दील करके आग के पास ही रुक जाती है, जबकि लखन को जिस मौसम का इंतजार था वो मौसम बन चुका था। लखन अपनी लकड़ियों को फरखत करने के लिए इलाके में निकल जाता है। अरे लखन, तुम ले आए हो लकड़ियां? जी ले आया हूं, ये लें जी आपका माल। जल्दी जल्दी दो, इसकी तो बहुत जरूरत थी। और ये लो इनके पैसे। चाचा जी ये तो कम है, 100 रुपए और अदा करें। क्यों भाई, हम भीम से इसी कीमत में खरीदते हैं। चाचा जी आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि सर्दी लंबी होती जा रही है। ऊपर से ये बारिश जान नहीं छोड़ रही। जंगल में मौजूद सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं और जरूरत के काबिल कुछ भी नहीं बचा है। इसी वजह से जलाने के लिए जो कुछ भी मौजूद है इसकी कीमत दोगुना हो गई है। अगर आपको वाकई जरूरत है तो उसके दाम दो हैं, 100 ही लगेंगे। शायद भीम के पास भी तुम लोगों को देने के लिए लकड़ियां मौजूद नहीं हैं। मैं भी मंडी से महंगे दामों खरीद कर लाया हूं, मुझे भी महंगी ही पड़ी हैं। ठीक है भाई, ये लो तुम्हारे बकाया पैसे भी। यूं लखन मौका का फायदा उठाकर पूरे इलाके में महंगे दामों माल बेचकर काफी पैसे जमा कर लेता है। इलाके वालों के पास भी इसके अलावा और कोई हल नहीं था। अब तो भीम के घर में खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। ऊपर वाले सब खत्म हुआ पड़ा है और कोई भी चीज खरीदने के लिए पास पैसे भी नहीं है। भीम, आप बाहर निकलें और आसपास जाके कहीं कोई काम तलाश करें जिससे कुछ खाने के लिए खरीद सकें, वरना दुकान से उधार ही उठा लें। अच्छा आशा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मैं निकलता हूँ अभी। पूरा इलाका सर्दी की सख्त लहर में लपटा हुआ था। भीम खाने की तलाश में चल पड़ता है और रामे की दुकान पे पहुंच जाता है। भाई, मुझे राशन की फौरी जरूरत है और देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। जैसे ही कोई इंतजाम होगा फौरी उधार उतार दूंगा। भीम, मेरी बात गौर से सुनो। मेरा अपना कारोबार भी बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, कोई पैसा भी जमा नहीं हो रहा, इसलिए मेरे पास उधार पर देने के लिए कोई चारा नहीं है। जाओ और किसी और की दुकान से पता कर लो। रामा जी, जो थोड़ा बहुत बन सकता है वही दे दो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भीम, मुझे तंग मत करो, मैंने तुम्हें उधार नहीं देना है। मेरी बात मान जाओ और किसी और की दुकान से पता कर लो। रामा भीम को खरा खरा जवाब दे देते हैं। भीम ना उम्मीद होकर वहां से चला जाता है। आखिर ये सब कैसे और क्यों हो गया? घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ऊपर से सर्दी भी जोर पकड़ती जा रही है। जलाने के लिए भी कुछ बाकी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं?
अब भीम की समझ से बात बाहर हो रही थी कि वो बगैर पैसों घर के लिए खाने पीने की उशिया का इंतजाम कहाँ से करे। इसी दौरान भीम का एक रिश्तेदार जो सब्जी मंडी में काम करता था उसके पास से गुजरता है। यार भीम, कहाँ गायब थे? काफी दिनों के बाद मिले हो। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। कोई मुसल्लिया है तो मुझे बताओ। क्या बयान करूं यार, मेरी जिंदगी तो सर्दी और बारिश की वजह से अजीर्ण हो गई है। घर में खाने के लिए सब खत्म हो गया है। रामो काका भी कुछ मदद करने को तैयार नहीं है। मेरी बीवी मेरे इंतजार में है कि मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं हो सका, तो बगैर किसी सामान के घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। हकीकत यही है कि मसला तो वाकई ही बहुत संजीदा है। यार भीम, तुम्हें क्या बताऊं, इस सर्दी की वजह से कोई काम नहीं लगा है। बहुत दिनों से ऐसा ही चल रहा है। बारिश और सर्दी की वजह से मेरी फरोख्त भी बिल्कुल ना होने के बराबर पे आ गई है। अब चूंकि तुम दरवाजे पे आ गए हो तो सुबह से यही 100 कमाया है, वो भी तुम ले लो। यार इंद्रा, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी मदद की। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। अगर इस तरह मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई भी एक दूसरे के काम नहीं आएगा। तुम परेशान मत हो, मेरे पास कुछ फल हैं, ये अपने साथ ले जाओ। ठंड बहुत बढ़ गई है, मैं भी अपने घर चलता हूँ। अपनी गुफ्तगू के बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर को चल देते हैं। खाने के लिए कुछ सामान तो मिल गया है, लेकिन घर में जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आशा, ये लोग कुछ फल मिले हैं खाने को, आज का गुजारा इससे हो जाएगा। दोनों मियाँ बीवी दस्तरख्वान बिछाकर फल खाना शुरू करते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई अंदर है क्या जो इस लाचार और बेसहारा औरत के कुछ काम आ जाए? कोई अंदर है क्या जो इस लाचार और बेसहारा औरत के कुछ काम आ जाए? कोई तो आगे से जवाब दे दो। भीम और इसकी बीवी इस औरत की सदा सुनकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर पता चलता है कि बाहर एक बुजुर्ग खातून सर्दी में खड़ी है और मदद के लिए पुकार रही है। इतनी सर्दी में आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं? बेटा, मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया। कुछ खाने के लिए मिल जाएगा क्या? वरना आज मैं भूख की वजह से यही मर जाऊंगी। अम्मा जी, आप परेशान ना हों और अंदर आ जाएं। भीम अपने खाने की थाली इस बूढ़ी औरत को दे देता है। बेटा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, अगर आग जला दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। अम्मा जी, हमारे पास जलाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं यही फल खा लेती हूँ। फल खाकर इस बूढ़ी अम्मा की भूख खत्म हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन अब मैं सैर होकर खाना खा चुकी हूँ और मेरी भूख भी खत्म हो गई है। अरे ये क्या, तुम्हारा सारा खाना तो मैंने खत्म कर दिया है। मुझे अपनी भूख के आगे तुम लोगों का ख्याल ही नहीं रहा। अब तुम लोग क्या खाओगे? अम्मा जी, हमारा कोई मसला नहीं, आपकी भूख उतर गई, हम इसी पर राजी हैं। बेटा, तुम कितने अच्छे इंसान हो। मेरे पास तुम्हें सिवाय शुक्रिया के देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर हाँ, ये थोड़े से दाने हैं मेरे पास, ये तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन ये किस चीज के दाने ही? ये मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। ये कोई आम बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। जैसे ही तुम इनको अपने सहन में लगाओगे तो भारी लकड़ी वाला दरख्त उगेगा, जो लकड़ी ना भीगेगी और ना ही इस दरख्त से लकड़ी कभी खत्म होगी। लेकिन अम्मा, इस बीज से दरख्त बनने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं मेरा बेटा, इसे अपने सहन में लगाना और फिर अगले ही दिन इसका असर देख लेना। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। आप इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगी? यहीं रुक जाएं। नहीं बेटा, मेरा काम पूरा हो गया है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो कर लिया, अब मुझे हर हाल में जाना होगा। इसके बाद बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। चलो आशा, इस बीज के दाने को सहन में लगाकर देखते हैं। भीम बीज को सहन में लगा देता है और सो जाता है, लेकिन जब सुबह उठकर देखता है तो हैरान रह जाता है। आशा, जल्दी बाहर आओ, ये देखो, ये क्या है? ये कैसे हो गया?
दोनों मियाँ बीवी इसको देखकर बहुत खुश भी थे और परेशान भी कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। भीम के लगाए गए बीज तनावर दरख्त बन चुके थे। आशा, ये तो वाकई ही जादुई दरख्त साबित हुआ है। जी, इसकी वजह से अब हमें लकड़ियों की कमी नहीं होगी। तुमने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं अभी दरख्तों की शाखों को काटता हूँ और शहर में जाकर इसकी लकड़ियों को फरोख्त करना शुरू करता हूँ। भीम लकड़ियां उठाकर इलाके में फरोख्त करने के लिए निकल जाता है। हरिया जी, आपके लिए लकड़ियां लाया हूँ। बहुत खूब, हम तो कब से तुम्हारे यहाँ इंतजार में थे। बहुत अच्छा किया तुमने ठीक वक्त पर पहुंचे हो। कुछ दिनों से सर्दी बढ़ती जा रही थी और जलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। हरिया जी, अब आप समझें, आपकी परेशानी खत्म हो गई। मैं आपको रोजाना लकड़ियां वक्त पर देता रहूंगा। लेकिन ये माल तुम ला कहां से रहे हो? धुंध की वजह से धूप तो निकली नहीं, और तुम इतना खुशक माल कहां से उठा रहे हो? बस आप ये समझें कि ऊपर वाले की तरफ से तोहफा है। अब मैं चलता हूँ। पूरे इलाके में लकड़ियां अब देनी हैं। इसके बाद भीम आगे निकल जाता है। इसके सारे काम का लखन को पता लग चुका था और अब वो इस ताक में था कि देखा जाए कि इसके पास माल आ कहां से रहा है। लखन भीम का पीछा करना शुरू कर देता है। आज तो बहुत जल्दी वापस आ गए। लगता है माल जल्दी फरोख्त हो गया। हाँ आशा, अब हमें लकड़ियों के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं होगी। अब तो इसी दरख्त से लकड़ियां काटकर बीच कर गुजारा कर लिया करेंगे। जी बिल्कुल, बूढ़ी अम्मा की खैर हो, जिसकी वजह से हमें ये कृष्माती दरख्त मिला। उम्मीद है इस दरख्त की लकड़ियां कभी खत्म नहीं होंगी और इन लकड़ियों को बीच कर हम अपने घर के हालात बेहतर कर लेंगे। अब पता चला इनके पास तो ये कृष्माती दरख्त है। मैं भी कोई रिश्ता निकालता हूं कि इससे मुझे भी फायदा हो। लखन अभी तो वहां से चला जाता है। लेकिन रात को आकर चौरी से इस दरख्त से लकड़ियां काटकर अपने घर ले जाकर जमा करना शुरू कर देता है। हरिया जी, लकड़ियां लाया हूं, बताइए कितनी कर दूं? अब मैंने तुमसे लकड़ियां नहीं खरीदनी। भीम मुझे वक्त पर माल दे जाता है। तुमने तो हमारी मजबूरी से फायदा उठाना शुरू कर दिया था, पर अब मैं तुमसे माल खरीदना नहीं चाहता। हरिया ने लखन से लकड़ियां खरीदने से मना कर दिया। वो इलाके के हर दरवाजे पर गया, लेकिन कोई भी इससे खरीदारी के लिए राजी नहीं था, क्योंकि मजबूरी के वक्त पर इसने लोगों को बहुत तंग किया था और इससे बहुत फायदा भी उठाया था। इसने दोगुना कीमत पर लकड़ियां बेचकर काफी रकम जमा की थी। लखन को इस बात की अच्छी खासी सजा मिल रही थी, लेकिन इसके पास स्वाय पशेमानी के और कोई रास्ता भी नहीं था। पूरे इलाके का कोई भी फर्द इससे लकड़ियां खरीदने को रजामंद नहीं था। बदले में मजबूर होकर लखन को अपना पेशा तब्दील करना पड़ा और कोई और दूसर आकाम तलाश करना पड़ा।